सो हे गाइस, मैं कौशल एंड वेलकम बैक टू लेसन अनदर वे। अभी तुम्हें लग रहा होगा काफ़ी पसीना स्टार्टिंग में ही आ गया वीडियो के। हाँ, आई नो दैट इज़ ऑफ बिकॉज कि मैं अभी एक और वीडियो शूट करके आया हूँ। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तुम्हारे चैप्टर 8 ऑफ मॉर्निंग स्टार ICSE हिस्ट्री की। अभी मेरे पास कोई और पब्लिकेशन नहीं है इसलिए मैं इससे पढ़ा रहा हूँ। मेडिवल इंडिया द दिल्ली सल्तनत। तो इस चैप्टर के हम सभी पेजेस को एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, समझाऊंगा तुम्हें एंड तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एंड अगर हेल्पफुल लगेगा तो एक लाइक कर देना यार, पसीना देख लो कितना आया तुम्हारे लिए। पसीने की खातिर लाइक कर दो, मेरी खातिर छोड़ो, तुम पसीने की खातिर लाइक कर दो बस। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि फ़ोन की बैटरी काफ़ी कम हो चुकी है एंड मैंने यार रात को वीडियो बना रहा हूँ, सोना भी है भाई एडिट करके। So, by the 10th and 11th centuries, numerous small kingdoms had emerged in North India because of the absence of a powerful central government. अब क्या हुआ 10th and 11th century के बीच में जो छोटे छोटे किंगडम्स तो बहुत आए दिल्ली में, क्योंकि क्या था कि कोई ऐसे राज करने वाला नहीं था। मैंने तुम्हें एक गुप्ता एम्पायर वाली वीडियो में बताया था कि गुप्ता एम्पायर के बाद कोई भी ऐसी एम्पायर नहीं आई जो पूरे इंडिया को, इतने बड़े एरिया को रूल कर पाए, नहीं आई। ठीक है, हाँ ब्रिटिश वगैरह वो तो चलो इंडिया वैसे ही डिवाइड हो गया था इतना, चलो वो बात अलग है। बट अभी हम बात करें उसके बाद कोई ऐसी आई नहीं। जो तुम कहोगे, अभी हमने पिछले चैप्टर पढ़ा भाई चोलास नीचे थे, सिर्फ नीचे जो तमिल वगैरह वाली साइड थी उसमें उनका बहुत इन्फ्लुएंस था, पर वहीं ही था उनका किंगडम। ऊपर वाली साइड पे छोटे छोटे अलग अलग किंगडम्स थे, कोई पड़ा नहीं था। सो दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। कोई बड़ा किंगडम नहीं था तो सबको था कि मैं बनूंगा, मैं बड़ा बनूंगा, आई विल बी द नेक्स्ट बिग, आई विल बी द नेक्स्ट बिग। तो सब एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक विक्ट्रीज ऑफ द टर्क्स। तो जो टर्क्स आए थे उधर से, तो उन्होंने काफ़ी जल्दी जीत हासिल कर ली, क्योंकि एक दूसरे के साथ किसी की बनती नहीं थी। वो कहते थे हम तुम्हें उसका लैंड दिलवा देंगे, वैसे बोल देते थे, तो वो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह भी दे देते थे और उनकी आर्मी मिल जाती थी, वो उनको हरा देती थी। फिर वो उस बंदे को भी धोखा दे देते थे जिनसे उसने सारा मतलब सपोर्ट किया जिसने, तो ऐसे ही करते थे वो तर्क वगैरह। उन्होंने क्या करा। एनीवेज, हाउएवर द एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 13th सेंचुरी। तो जो एम्पायर थी, ये जो दिल्ली सल्तनत है, ये 13th सेंचुरी में पूरी इस्टेब्लिश हो गई थी। द पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 व्हेन 5 डायनेस्टीज सक्सेसफुली रूल्ड दिल्ली is known as the period of Delhi Sultanate. This is so called because the ruler of various dynasty which ruled the capital at Delhi were called as sultans. तो सुल्तान्स उन राजाओं का नाम दिया जाता था, इसलिए दिल्ली सल्तनत बोला जाता है। तो अब हमें कैसे पता? हमें इस किताब से पता, पर जिन्होंने किताब लिखी है इनको कैसे पता? आइए जानते हैं। There are a number of official records, administrative manuals, biographies, autobiographies, court histories, chronicles, foreign travelers' accounts and private correspondence which provide the much of the information for reconstructing the history of Delhi Sultanate. मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब 3 Idiots में जैसे रैंचो बोलता है उससे भी तेज बोल रहा हूँ है ना। तो ये बेसिक है चीज़ें, कहाँ से पता लगा। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन सा। पहला है इंस्क्रिप्शन। भाई मैंने तुम्हें कहा है, अगर तुम्हें ना पता हो ना कि इस चीज़ का क्या है, तुम इंस्क्रिप्शन लिखा ना, आंखें बंद करके इंस्क्रिप्शन लिखा ना, हर चीज़ में होगा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, inscriptions are valuable supplements, not the sole sources of information on the Delhi Sultanate. The inscriptions are found on coins, monuments, milestones and tombstones. Some of the tombstones, पता है ना, जब मरते हैं, जो मुर्दे होते हैं उनको गाड़ते हैं तो ऊपर ऐसे tombstone बनाते हैं, तो वही चीज़। milestone वगैरह तो तुम्हें पता लगा ही होगा। Some of the inscriptions are in Sanskrit, some of them in Arabic and some in both the languages. For example, the first coin issued by Muhammad Bakhtiyar Khilji bears both Arabic and Sanskrit inscriptions. Similarly, the famous traveler Ibn Battuta noticed the commemorative inscription in Jama Masjid in Delhi, which he deferred. So, अगला आता है हमारा monuments। तो पहला inscription से हमें जानकारी मिली, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में थे, संस्कृत में थे, अरेबिक में थे, तो हमें उन सबसे हम डिकोड करके जानकारी मिल रही है। मॉन्यूमेंट्स। द रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिल्ड मेनी मॉन्यूमेंट्स विच रिवील नॉट ओनली द कल्चरल ट्रेंड्स ऑफ द पीरियड बट आल्सो द लिविंग कंडीशंस, फेथ एंड बिलीफ्स ऑफ द सोशल कल्चरल आउटलुक्स ऑफ द रूलर्स। द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दीज मोमेंट्स द कुतुब मीनार इन दिल्ली। जैसे मैंने कहा, तुम्हें मॉन्यूमेंट से बहुत पता लगता है, उसके डिजाइन वगैरह से हमें काफी उनके कल्चर के बारे में पता लगता है। तो जैसे इसमें तो बहुत कुछ बना था ना, जैसे सबसे बड़ी एग्जाम्पल कुतुब मीनार दिल्ली में बना था, तो उससे हमें जैसे इनके बारे में काफी पता लगता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब कुतुब मीनार की बात आई है तो उसके बारे में बात करेंगे हम। It was started by Qutb-ud-Din Aibak and was dedicated to a Sufi saint Qutb-ud-Din Bakhtiyar Kaki, who was greatly venerated by the people of Delhi. तो काफ़ी उसे माना जाता था बंदे को। The structure was completed by Iltutmish. Its special features are, तो ये शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके लिए डेडिकेट किया था? सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए। एंड कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने, बंदे ने, ठीक है, ये रूलर ने। तो ये तुम 3 नाम याद कर लो, ठीक है। अब हम बात करें उसके स्पेशल फीचर्स क्या है। When originally completed, it rose to a height of 71.4 meters with 4 stories. 4 stories से 71.4 meters ऊपर ये था। The tower was damaged by lightning in 1369. तो लाइटिंग हुई, बिजली आई वहाँ पे लगी और वो
हो गया। मतलब तुम्हें देखा ना, ऊंची जगह पे ज़्यादा ही बिजली गिरती है ऑब्वियसली, अगर वो कंडक्टर वगैरह, तो वहाँ पे लाइटनिंग गिरी एंड 1369 में, एंड इन द कोर्स ऑफ रिपेयर्स एंड रेनोवेशन फिरोज शाह फर्दर रेज्ड इट्स हाइट। तो थोड़ा सा टूट गया और जो फिरोज शाह तुगलक था उसने और हाइट बढ़ा दी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट पेज गाइस, अगला पॉइंट जो है, इट हैज़ 5 स्टोरीज, पहले 4 स्टोरीज थी, फिर एक और स्टोरी बढ़ा दी गई। इट हैज़ 5 स्टोरीज टेपरिंग एज दे एक्सटेंड, ठीक है। ईच स्टोरी टेपरिंग मतलब कि जैसे नीचे सबसे ज़्यादा ब्रॉड होगा, नीचे सबसे ज़्यादा वो ऐसे बड़ा होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी जो विड्थ है वो कम होती जाएगी, ठीक है। ऊपर आते वो मतलब उतना हाथ में अब तुम्हें लग रहा है वो इतना छोटा भी नहीं है, पर कंपेरेटिवली देखें यहाँ से वो इतना पतला हो जाता है, राइट। सो जैसे तुम देख सकते हो फोटो में भी पता लगता है। द एंट्रेंस इज थ्रू द डोरवे ऑन द नॉर्थन साइड। अब शायद ये बंद कर दिया ना, अब तो जा नहीं सकते, पहले जा सकते थे नॉर्थन साइड। सो द मीनार इज अ सर्कुलर टावर अबाउट 13.8 मीटर्स इन डायमीटर एट द बेस एंड टेपर्स टू द विड्थ ऑफ 3 मीटर। तो 13.8 मीटर होता है बेस पे और ऊपर सिर्फ 3 मीटर तक रह जाता है, जैसे बड़े से छोटे 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 होता रहता है। It has a circular stairway of 379 steps leading to the top. Red sandstone marble and granite were used to construct the tower. Each of the towers had a projecting balcony. तो हर टावर की जो 5 उसके टावर्स हैं, अलग अलग जो स्टोरीज हैं, उनकी बालकनीज भी हैं। These balconies are supported in such a way that the whole structure takes a load of the weight. No wonder why such an old building. तो इस तरीके से बनाया गया कि हर जगह को इक्वल अमाउंट ऑफ वेट मिले। इसकी इसी वजह से वो अभी तक गिरा नहीं है इतनी देर से। अभी तुम गिरो 1369 में रीबिल्ड किया गया था थोड़ा सा, तब से लेके अब तक है भाई 1300। Verses from the Holy Quran and some intricate carvings with florid motifs and inscripted on this town. तो इस पे काफ़ी कुछ लिखा भी हुआ है। अब देखो ये तो कुतुब मीनार की बात हो रही है, हमारे जो टेम्पल्स वगैरह वो उससे भी पुराने हैं। मतलब मैं नहीं कह रही हमारे नहीं है, बट जैसे मैंने कहा पिछले चैप्टर में चोलास वगैरह के जो बनाए गए थे, लॉर्ड शिवा वगैरह वाले, वो सब भी थे। सो अब स्लेव डायनेस्टी, अब क्या है, 5 डायनेस्टीज़ हैं। पहली स्लेव, दूसरी खिलजी, तीसरी तुगलक, सईद एंड लोडी। सईद एंड लोडी डायनेस्टी के बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता अगला चैप्टर है कि नहीं, इसके नहीं है, आई थिंक 9th में नहीं है। सो मोहम्मद घोरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तैरान इन 1192। ये तो तुमने सुना होगा, बहुत फेमस ही था ये, पृथ्वीराज चौहान जब डिफीट हुए थे। Delhi passed into the hands of these rulers later. From Delhi, the Turkish rulers were extended to the Gangetic Plains and to Bihar and Bengal. The victorious Turks before leaving, अब वो वापस चले गए अफगानिस्तान के लिए, पर उससे पहले उन्होंने क्या किया, स्लेव जनरल, जो स्लेव्स होते थे ना, उसके जो जनरल एक बंदे को, मतलब स्लेव्स एक होती थी पूरी कम्युनिटी, उनका जो जनरल बंदा था कुतुब उद्दीन ऐबक, उसे वाइसरॉय डिक्लेयर कर दिया किसका, कॉन्कर्ड लैंड्स का, जो जो इंडिया में, मतलब पूरा इंडिया नहीं पर जो जो कॉन्कर किया था, दिल्ली वाली साइड, बिहार एंड क्या कहते हैं बंगाल वाली साइड तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी पिछले साल नहीं था, तुम्हारा इस साल चेक कर लेना, या फिर मैं भी चेक करूंगा, मैं वीडियो बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा यार। He is regarded as the founder of the slave dynasty. The early rulers of the dynasty were called the Mamluk sultans. The word Mamluk is an Arabic word which means owned. Since these sultans were earlier slaves, either were the slaves of the Turks or were the son of the slaves. या तो वो पूरे slaves थे या वो slaves के बच्चे थे जिन्होंने रूल किया, इसलिए उनको मालमुक सुल्तान बोलते थे। So, to complete his master's work, कुतुबुद्दीन ऐबक embarked a series of conquest and captured. तो ये स्लेव थे, मतलब उनके नौकर थे। जो मेन आए थे वो कौन आया था, मोहम्मद घोरी जो आए थे, वो सब लोग जो आए थे उनका काम पूरा करने के लिए। टू कंप्लीट हिज मास्टर्स वर्क, कुतुबुद्दीन ऐबक embarked a series of conquest and captured the fort of Kalinga. In besides being a brave and capable military general, Kutubuddin Aibak was a man of letters. Scholars like Harsha Nigami and Fakhre Mudir adorned his courts because of his liberal distribution of money. He earned the title of Lakh Baksh. तो काफ़ी लिबरली अपने जो पैसा वगैरह वो दान वगैरह भी करते रहते थे, और इसलिए उनको क्या बोलते थे, लख बख्श, लाख और बख्श का मिक्स करते लख बख्श बोलते थे। एंड इन्होंने काफ़ी पॉइंट्स वगैरह को भी जन्म नहीं दिया, इन द सेंस रिकॉग्निशन दी, राइट। कुतुबुद्दीन ऐबक led the foundation of Qutub Minar in Delhi after the name of the famous Sufi saint ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी। जैसे मैंने कहा ना, तो मैं काफ़ी रिकॉग्निशन वगैरह दी थी उनको, तो एक सेंट को ये बहुत एडोर करते थे, उनके नाम पे, या फिर नाम तो नहीं कह सकते बट उनके लिए काइंड ऑफ तुम कह सकते हो, उनकी याद वगैरह में एक ये बनाया गया था, कुतुब मीनार बनाना शुरू किया गया था, विच वॉज कम्प्लीटेड बाय इल्तुतमिश इन 1210। ऐबक डाइड ऑफ अ सडन फ्रॉम हाउस। तो पोलो टाइप्स गेम थी ये, खेलते खेलते वो घोड़े से गिरे एंड तभी डेथ हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक सन अरम शाह ने सक्सीड कर दिया फिर उनको अपने कि मैं आप गद्दी संभालूंगा 1211 में, क्यों, लेकिन अरम शाह जो था वो इतना कैपेबल नहीं था रूल करने को, तो उसे भी ओवरथ्रो कर दिया गया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था,
द स्लेव एंड सन इन लॉ ऑफ ऐबक। सो इल्तुतमिश डिड नॉट कंसीडर हिज सन्स एज कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ सुल्तान। तो अपने बेटों को उन्होंने कहा ये तो क्या ही करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ही देयरफॉर डोमिनेटेड हिज डॉटर राजिया सक्सेशन। तो उन्होंने क्या किया कि मेरी तरफ से मेरी है कि राय है, राजा की तब राय मानी जाएगी, ऐसा नहीं था कि उसकी चलेगी, कि राजिया को अगला बनाया जाए, मेरी बेटी को बनाया जाए, मेरी बेटी को नहीं, उसकी बेटी को। बट मैनी टर्किश नोबल्स अपोज दिस मूव बिकॉज दे कंसीडर्ड इट बिलो द ट्रेडिशन टू बी रूल्ड बाय वुमेन। तो उन्होंने जैसे वही पुरानी सोच, तब तो वैसे पुराना टाइम ही था कि हम लड़की के द्वारा थोड़ी रूल हो सकते हैं, लड़की हमें हुक्म थोड़ी दे सकती है, मतलब वही सब। अब आई नो आई एम काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट, मतलब वो वाला नहीं जो एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बट हाँ आई सपोर्ट फेमिनिज्म थोड़ा बहुत, एक लेवल तक जो सही है, ठीक है। गलत मत समझना मुझे यार, कमेंट्स अजीब से आने लग जाएंगे, आई डोंट नो, बट आई सपोर्ट हैशटैग फेमिनिज्म। बट विद इन 7 months द रुकनुद्दीन वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन। तो लेकिन क्या किया कि जब डेथ होगी तो वो माने नहीं कि नहीं, इसे राजिया को नहीं बनाना, वो अपना बेटा जो था उनका वो खुद ही बन गया। एंड फिर लेकिन 7 महीने के अंदर अंदर ही उसे थ्रोन से रिमूव कर दिया, कि क्योंकि इल्तुतमिश ऐसे पागल थोड़ी था कि उसने क्यों नहीं बनाया अपने बेटे को, उसके कोई गलतियां की होंगी, इसलिए वापस रिमूव कर दिया। एंड राजिया बिकेम द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1236। राजिया बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत 1236। मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, समझ लो। खिलजी डायनेस्टी। In the last ruler of the slave dynasty was murdered in 1290 and there was a new line of rulers called the Khiljis। अब जो कौन सी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी खत्म हो गई, अब आ गई खिलजी डायनेस्टी। जो लास्ट रूलर था स्लेव डायनेस्टी का वो मर्डर कर दिया गया था, मर्डर, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी was the founder of the Khilji dynasty who came to the throne after killing the Kakubin, the last king of the slave dynasty। He was murdered by his nephew। अब उसने मर्डर किसका कराया था, आखिरी किंग का, ठीक है। फिर उसका भी मर्डर हो गया, ये गेम ही अलग चल रही है, उसका भी गेम हो गया। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत देखी होगी तुमने, ठीक है। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर है ये दिखाया था, आई थिंक, हाँ मर्डर दिखाया हुआ है। तो हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सुल्तान, तो वो सुल्तान बन गया। अब आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पे। ऑन असेंडिंग द थ्रोन द अलाउद्दीन हैड टू फेस अ रिबेलियन ऑफ द मंगोल्स हु हैड अर्लियर सेटल्ड नियर दिल्ली। तो जो दिल्ली के पास मंगोल्स वगैरह आए थे उन्होंने काफ़ी विद्रोह जताया कि ये नहीं बनेगा सुल्तान। व्हेन अलाउद्दीन हर्ड ऑफ द रिबेलियन, उन्होंने तो विद्रोह जताया था, तो जब उसने वो सुना, उसने सारे मंगोल्स को, सारे तो नहीं मतलब काफ़ी लोग के ऐसे मसाकर्ड मतलब ऐसे कि एक बहुत बड़े नंबर पे सबको मार दिया गया, बहुत किलिंग्स हुई हो, ठीक है, मंगोल्स की। आफ्टर द अलाउद्दीन कॉन्कर्ड ऑल द टेरिटरीज ऑफ मालवा इंक्लूडिंग उज्जैन, धार, चंदेरी एंड मंडू। In 1305 अलाउद्दीन conquered the most of the northern India। He had a strong army and started playing his soldiers in cash। तो वो कैश में देने लग गया बंदा, पहले कैश में नहीं इतना दिया जाता था, पहले खाना वगैरह प्रोवाइड ज़्यादा किया जाता था। अब मार्केट रेगुलेशंस। अलाउद्दीन इज बेस्ट नोन इन हिस्ट्री फॉर मार्केट रेगुलेशंस। ही फिक्स द कॉस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटीज सच एज फूड ग्रेन, शुगर एंड कुकिंग ऑयल। तो उसकी कॉस्ट एक फिक्स कर दी थी, नहीं तो लोग अपनी तरफ से बेचते थे, अपने हिसाब से बेचते थे, उसने फिक्स कर दी थी। तो for this purpose he had set up the market at Delhi, one market for food grain, the second for costly cloth and the third one for horses, slaves and cattle। तो पर्टिकुलर एक मार्केट रख दी कि ये जगह पे सिर्फ यही बिकेगा और कहीं कुछ नहीं बिकेगा। तो सबसे सस्ता जो बेचेगा वही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, सबसे ज़्यादा सेल्स उसके पास होंगी, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ऑब्वियसली। Each market was put under the charge of a controller of market। Very strict punishment were principal for cheating and underweighing goods। तो जैसे तोल के देते थे ना उस टाइम पे, तो कई बार नीचे नकली, जैसे नायक अगर तुमने देखी हो, मैं आज काफ़ी मूवीज़ का रेफरेंस देता हूँ, नायक अगर तुमने देखी हो तो उसमें ऐसे वो देखते हैं ना कि ऐसे नीचे वेट बंधा होता है, तो उससे कम मतलब थोड़ा सा डालो तो ज़्यादा नाप होता है, उसका 1 किलो कम आता है वगैरह सब चीज़ें। तो वो सब चीज़ें में बहुत कड़ी पनिशमेंट थी इसमें, ऐसा नहीं था कि तुम बच जाओगे, ना 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 बेटा। Deccan expedition। Alauddin Khilji was the first sultan who, after conquering the bulk of the northern India, sent an expedition to Deccan under the Malik Kafur। The kingdoms of Devagiri, Warangal, Dwara, Samudra and Madurai were conquered, not annexed। ये लाइन बच्चों को समझ नहीं आती है, मैंने तुम्हें दोनों का मतलब पिछली वीडियो में बताया था। Conquered का मतलब होता है टू overthrow it by military force, के मतलब जाओ और वहां पे हड़प जाओ, ठीक है, मतलब लोगों को मार दो, सेना से लड़ लो और तुम्हारी वो जगह हो गई। पर कॉन्कर कर लिया था उसको, एनेक्स नहीं किया था। अब एनेक्स का मतलब क्या होता है कि लॉफुली वो चीज़ ले लेना, ज़रूरी नहीं उसमें लड़ाई हो के नहीं, पर लॉफुली अपने नाम कर लेना वो जगह। तो वो जगह अपने मतलब कब्जे में कर ली थी, पर ऐसा नहीं था कि वो उस किंगडम का
क्या कहते हैं किंगडम के अंडर आ गई हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? यहाँ उसके दो रीज़न से, पहला कि इतनी बड़ी अगर हो जाती तो वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता, तो इसलिए वो जो लैंड थे वो अपने अंडर नहीं किए, कि नहीं तो उसे ही रूल करने पड़ते ना, इसलिए वो कहता मैं नहीं करूँगा तुम रूल करो, पर तुम्हारे पे मेरा इन्फ्लुएंस पूरा है, कंट्रोल पूरा है, ठीक है। सो सेकंड ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग द वेल्थ, तो वहाँ से पैसा वगैरह बहुत ले गए, ठीक है, पैसा वगैरह बहुत चुरा लिया, वो सब कर लिया, तो जगह की क्या अहमियत अगर इतना पैसा वगैरह रख लिया, राइट। दस द रूलर्स ऑफ द डेक्कन वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ओवरलॉर्डशिप ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू हिम, तो हर साल में बहुत भारी भारी पैसा देना पड़ता था। मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी, When Alauddin Khilji came to the throne, he had to face a series of rebellions from the nobles. So nobles मतलब वही होता है ना, छोटे छोटे बंदे जो जिनको थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटे छोटे एरिया के जो nobles होते हैं वो ऐसे बंदे. So he took the number of measures to crush their power. The nobles were not allowed to hold the parties or festivals or to form marriage alliances without the permission of the sultan. सुल्तान की परमिशन के बिना ना कोई मैरिज अलायंस कर सकता है ना कोई पार्टी कर सकता है, तो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तो एक दूसरे से मिलके उसके खिलाफ कोई साजिश नहीं रच पाएंगे, इतना प्लान्ड बंदा, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि वाइन और इंटॉक्सिकेंट्स बैन कर दिए, फिर उससे ही थोड़ा विद्रोह ज़्यादा बढ़ेगा, अगर वो कुछ करेंगे तो मार देंगे, जैसे अभी इटली वगैरह में हुआ था। गैम्बलिंग वाज फॉरबिडन, गैम्बलिंग नहीं कर सकते थे, और गैम्बलिंग अगर किसने की तो फिर तुम्हें सज़ा ऐसी मिलेगी कि ही वॉज स्टॉप्ड पेइंग द सोल्जर्स इन लैंड एंड इंट्रोड्यूस्ड कैश सैलरीज, तो लैंड वगैरह देना कम कर दिया। अब लैंड वगैरह जितना जिसके पास ज़्यादा होगा उतना ही उसके पास होगा ना कि हाँ ये सब तो एरिया ही मेरा है, वो देना ही बंद कर दिया कि तुम्हारे पास कोई लैंड नहीं है भाई साहब, अब सिर्फ पैसा रखो, तुम पैसे से सिर्फ खाना ही खरीद पाओगे तुम। ही एस्टैब्लिश एन एफिशिएंट स्पाइस सिस्टम टू कीप चेक ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स, तो उनके पीछे काफ़ी स्पाइस लगा दिए, ठीक है। अब आते हैं मिलिट्री रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर इन दिल्ली हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। ही इंपोर्टेड क्वालिटी हॉर्सेज एंड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेज सो दैट द सोल्जर्स कुड नॉट रिप्लेस देम। अब लेट्स से कई बार क्या होता था पुरानी जंगों में कि जंगों में हॉर्सेस का बहुत महत्व था, कि हॉर्सेस पे ऐसे मतलब क्या कहते हैं हॉर्स की सवारी करते करते भागते थे या ऐसे मारते थे। तुमने बाहुबली देखी होगी, जैसे बाहुबली ऐसे कोई वो नहीं है कि सही कहानी पे बेस्ड क्या कहते हैं बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी नहीं है वो, बट फिर भी अगर देखा जाए तो मतलब तुम्हें वैसी फील आ गई तो वैसे वो जा रहे होते हैं। अब कई बार होता है उसमें घोड़ा मजबूत होना चाहिए, ठीक है, उसके थोड़ी बहुत इधर से चोट लगे वो रुके ना चलता रहे, और उसकी लेग में जान भी तो होनी चाहिए, और वहाँ पे आधे रास्ते रख के वो बैठ जाए कि मैं तो होगा नहीं जी, अब मैं तो थक गया, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता था कि जो दूसरी पार्टी के लोग होते थे, मतलब जो दूसरी होती थी, वो एक रात दो रात पहले लड़ाई से जब तैयारी हो चुकी है पूरी, वो जो घोड़े थे ना वो हॉर्सेस वगैरह या तो सोल्जर्स को मार के या उनको पैसे पूसे दे के बदलवा देते थे कि कमज़ोर वाले रख देते थे। अब क्या हुआ, एक तो उनके पास स्ट्रॉन्ग हो गए, दूसरे इनके कमज़ोर हो गए, तो ऑब्वियसली वो जीतेंगे। तो ये जब चीज़ें इसने बंदे ने बंद करवा दी, कैसे बंद करवाई, हर हॉर्स पे ऐसे कोई धप्पा लगेगा, जैसे ना पीके में ऐसे धप्पा ढूंढ रहा होता है वो, वैसे इसमें कोई धप्पा लगेगा, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर होगा, स्पेशल दाग जिसे कहते हैं। सो उससे वो रिप्लेस ही नहीं कर सकते थे, नहीं तो पता लग जाएगा, है ना। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ चेहरा, दैट इज गिविंग द आइडेंटिटी कार्ड, कि सोल्जर भी कोई बदल नहीं सकता, ऐसे कोई बहरूपिया नहीं आ सकता था, चेहरा हमेशा आइडेंटिटी कार्ड दिया था। ही हिमसेल्फ अप्रूव्ड ऑल रिक्रूटमेंट्स टू द आर्मी एंड पेड कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। अब आता है रेवेन्यू रिफॉर्म्स का। Alauddin Khilji introduced a number of important measures to get maximum revenue. He bought all the land of the empire under his direct control. He introduced all the practicing measuring land and fixing the state share accordingly. Simple English है. He increased the half the land revenue from 1/3 to 1/3. मतलब पहले तुम्हें 1/3 देना था, फिर 1/2 देना था, इतना बढ़ा दिया लैंड रेवेन्यू। मतलब समझ सकते हो तुम कि अगर 100 रुपया तुमने कमाया या कुछ किया, उसमें से तुम 33 रुपया दोगे पहले, मतलब 33.3 कुछ, ठीक है। तो जब अलाउद्दीन आया उसने 1/2 कर दिया, मतलब पहले 33 से फिर 50 देना है। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा सब। सो एंड डिमांडेड टू बी पेड इन कैश, ऐसा नहीं है कि तुम जो तुमने उगाया है, जैसे अगर तुमने 50 देना तो 50 रुपये का तुम चीज़ दे दो, नहीं कैश देना पड़ेगा 50 रुपये, पहले उसे बेचो फिर कैश दो। सो एंड ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ ही वाज डोमिनेटेड बाय मलिक कफूर his commander. After many interrogations the Khilji dynasty finally came to an end where Ghazi Malik the governor of Dulapur ascended to the throne. तो यहाँ तक तुमने वो मूवी देखी तो तुम ये समझ जाओगे ये सब क्या हो रहा है, राइट। अब तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं। फाइनली आती तुगलक डायनेस्टी। अब इसमें स्पेशली एक मैं मेंशन करना चाहूँगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जब हमने चैप्टर पहली बार पढ़ा था, मतलब इसमें ये बंदे के बारे में जब पहली बार पढ़ा था, आई डोंट नो कौन सी क्लास में पढ़ा था, पर पहले पढ़ा था। वाइजेस्ट फुलिश बोला जाता था इस बंदे को, वाइजेस्ट फुलिश, क्योंकि इस बंदे के जो चीज़ें करता था वो काफ़ी थ्योरेटिकली काफ़ी तकड़ी होती थी, पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी कभी भी। हम ये पढ़ेंगे अभी। The ascension to the throne by the Ghazni Malik had its own ups and downs. In 1920, he took the title of the Ghiyazuddin Tughlaq Shah and began the Tughlaq dynasty. He died during the collapse of a pavilion built in his order in 1920. मतलब तुगलक डायनेस्टी का कुछ भी ज़्यादा सही हुआ नहीं है, कि जैसे वो उसी के बंदे के ऑनर में कि
जैसे बाहुबली का तुमने देखा होगा ना कि वहाँ पे राजा ही अपने लिए ही एक मूर्ति बनवा रहा था, पर उससे बहुत ऊंची मूर्ति बाहुबली की लोगों को दिख रही थी, मतलब वो सब चीज़ें जो थी। तो वैसे ही ये भी बंदा एक बनवा रहा था, पर वो उसके ऊपर ही गिर गई थी। वो मतलब ऐसे टूट फूट के उसके ऊपर ही गिर गई थी, वो स्टेज पे हो गया कुछ होगा और उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, गियाज उस बंदे का बेटा ही जोना खान असेसिनेटेड थ्रोन एंड टुक द टोल, तो उसने थ्रोन पे बैठ गया वो राजगद्दी पे, और उसने नाम क्या रख लिया अपना, मोहम्मद बिन तुगलक। Muhammad bin Tughlaq was one of the most remarkable rulers of his age. He was a great scholar. He had a great interest in religion and philosophy. He also had a mastered mathematics, astronomy, logic and physical sciences. He was a lover of Persian literature, music and fine. मैंने कहा ना वाइजेस्ट, बहुत पढ़ा लिखा था पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट नहीं कर पाता था। अब आता है ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। पहले इसने क्या सोचा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कि मैं क्या करूँगा कि जो देवागिरी है औरंगाबाद के पास, वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊंगा। ठीक है, पहले दिल्ली वगैरह वाली साइड था, फिर अब मैं इधर शिफ्ट हो जाऊंगा और उसका नाम बदल के दौलताबाद रख दूंगा। ही डिड इट फॉर द फॉलोइंग रीजंस, तो 2-3 रीजंस की वजह से किया। पहला दौलताबाद क्या था, वो सेंट्रली लोकेटेड था कि थोड़ा नीचे आ गए ना कि अब इधर को भी हम डेक्कन को भी कंट्रोल कर पाएंगे और ऊपर भी कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा कि दिल्ली जो था वहाँ पे बहुत ऐसे फेमाइन चल रही थी, ठीक है, वहाँ पे खाने पीने कोई निकल था इसलिए। और तीसरा दिल्ली जो था वहाँ पे मंगोल के जो बंदे आ रहे थे वो काफ़ी ऐसे तबाही मचा रहे थे, इन्वेंशंस काफ़ी हो रहे थे, तो वहाँ पे कभी भी अटैक हो सकता था और इस बंदे को अपनी जान प्यारी थी। तो ये काफ़ी बोल्ड मूव था, सही मूव था यार। तो ही ऑर्डर के कि जितने भी दिल्ली के लोग हैं सब वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। रिलीजियस हेड्स भी ऑन रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ द थ्रेट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डिसाइडेड शिफ्ट बैक, तो फिर वो वापस वहाँ पे चला गया। सोचो पहले तो उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था रास्ते के लिए, तो इतना दूर वो चल के जा रहे हैं, ठीक है। वो तो बंदा अपने रथ में जा रहा है, बाकी सब चल के जा रहे हैं, वहाँ तक गए और फिर ये मतलब अभी पूरा पहुँचे भी नहीं थे, पर फिर इसे लगा यार कि मतलब देखो यहाँ पे बंदे इतने मर गए हैं रास्ते में, सही नहीं है, वापस ही चलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर पाया, वहाँ से मतलब आधा तो नहीं 75% हो गया था, वहाँ से वापस मुड़ गए। तो आने जाने में आधे बंदे तो वहीं मर गए, फेमाइन से तो क्या मरना था। सो जैसे मैंने कहा डिसीजन लिया था बट प्रैक्टिकल नहीं कभी कर पाया। दूसरा आता, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई, टोकन करेंसी। Another controversial step which Muhammad bin Tughlaq took was the introduction of token currency. It meant the introduction of bronze टांका इन प्लेस ऑफ द सिल्वर। तो पहले सिल्वर के कॉइन्स वगैरह चलते थे, फिर ब्रॉन्ज के चलने लगे, उस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया। दिस वाज डन बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ सिल्वर। अब सिल्वर की कमी होने लग गई, इसलिए उन्होंने कहा ब्रॉन्ज की शुरू करते। पर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज ना बहुत ईजिली एक्सेसिबल था, तभी तो उन्होंने किया था कि बहुत वेराइटी है, पर लोग इसके नकली बना देते थे, राइट। जैसे अब नकली नोट्स चलते हैं वैसे पहले नकली कॉइन्स चलने लगते थे, एंड उसकी वजह से काफ़ी ऐसे नुकसान होता था। सो कॉन्सिक्वेंटली ही विड्रू द टोकन करेंसी। Taxation and Duab. Muhammad bin Tughlaq wanted to conquer the territories not only in India but also in Central Asia. For this he required a large army and therefore a large amount of money. तो काफ़ी पैसा चाहिए था, क्योंकि उसने क्या कहा, मैं इंडिया को तो कॉन्कर करूंगा ही, सेंट्रल एशिया को भी करूंगा, कि मैं भी नेपोलियन बनूंगा, पर सब नहीं बन सकते, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू गेट मोर रेवेन्यू ही इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू। तो जितना तो पैसा ज़्यादा चाहिए था उसके लिए, इतनी आर्मी मेंटेन करने का, तो उसने बंदे ने क्या कहा, सबसे आसान चीज़ क्या हो सकती है, टैक्स बढ़ा दो भाई, वही उसने किया। सो लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। जहाँ पे फर्टाइल जगह थी गंगा यमुना दोआब पर, वहाँ पे उसी टाइम पे एक फमाइन आ गई, ठीक है। वहाँ पे सब है ना खाने पीने की लाले पड़ गए, तो एंड द पीपल रिफ्यूज टू पे द एक्स्ट्रा टैक्सेस एंड रोज इन रिबेलियन, बट टैक्स कलेक्टर शोड नो मर्सी एंड टुक स्टर्न मेजर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। दिस मेड सम ऑफ द पीसेंट्स टू अबंडन देयर लैंड्स एंड, कि वो जंगल में चल जाते हैं, हमें लैंड चाहिए क्यों भाई, अगर हमारे वहाँ पे कुछ उगा नहीं सकते, पर वो हमसे पैसा मांग रहे हैं, हम कहाँ से लेके आए, हम जा रहे जंगल में। ये हुआ उस टाइम पे, तो आधी पॉपुलेशन ही कम हो गई वहाँ पे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक टुक इफेक्टिव स्टेप्स टू फाइट द फेमाइन एंड सेव द सिचुएशन। काफ़ी मेहनत करी। ही ऑर्डर्ड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स, एडवांस लोन्स टू पीजेंट्स एंड इम्प्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, बट इट वाज टू लेट। तो उस बंदे को काफ़ी लेट पर समझ आ गया यार कि ये बंदे सब जा रहे हैं, औखा हो जाएगा काम, कोई होगा ही नहीं यहाँ पे रहने वाला, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई नहीं, टैक्स आपका माफ़ है, आप हमसे जो क्या कहते हैं उसे कनक वगैरह ले लो, कि तुम आटा वगैरह राशन ले लो, हमसे ले लो। अब वो ऐसे थोड़ा बिल्कुल ही चेंज हो गया, पहले उनसे रेवेन्यू मांग रहे थे, हो गया तो तुम हमसे मतलब पैसा तो नहीं, मतलब खाने का सामान ले लो। सो लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, आधे लोग मर चुके थे, आधे लोग जो एग्रीकल्चर था वो छोड़ चुके थे, ठीक है। तो आधे से ज़्यादा काफ़ी लोग छोड़ चुके थे। सो प्लान ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अब एक और चीज़, मोहम्मद बिन तुगलक ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द वर्ल्ड, सो ही ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी बुलाई, ठीक है। जैसे मैंने कहा
ही ऑर्गेनाइज यूएस आर्मी एंड पेड 1 साल की सैलरी एडवांस में दे दी कि अब तुम मेरे लिए काम करोगे, ठीक है पूरा। देन ही डिसाइडेड टू कॉन्कर कुसान, पर्शिया एंड इराक, बट आफ्टर ईयर इन द फॉलोइंग द फेलियर ऑफ द टोकन करेंसी मोहम्मद बिन, पैसा दे दिया वगैरह सब काफ़ी चढ़ा दिया, बट फिर दिक्कत हुई काफ़ी कि पहले तो 1-2 सेना जगह पे हार गई, दूसरा जो टोकन करेंसी थी वो फेल हो गई, तो कुछ ना कुछ करके वो आर्मी पे जो पैसा लगा था वो भी वेस्ट हो गया। अब सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी उस टाइम पे? द स्टेट सेट अप बाय द टर्क्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th century in the northern India gradually developed into a powerful and highly centralized state. The Sultan was the supreme executive, legislative and judicial and military authority. The Sultan kept an eye on revenue and expenditure. He was assigned by the number of ministers. तो ये सिंपल इंग्लिश यार तुम पढ़ सकते हो कि सबसे ऊपर कौन है? सुल्तान है, ठीक है। उसके नीचे थोड़े बहुत मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि वजीर है जो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करता था। अब जो वजीर है वो क्या बाकी जो ऑफिशियल्स है उनका काम देखता था, जो फाइनल डिसीजन होता था वो हमेशा सुल्तान का होता था, उसे कोई नहीं चेंज कर सकता। मिनिस्टर इन चार्ज वॉज द आर्मी वॉज अरीज इन मुमलिक। अरीज इन मुमलिक जो मिनिस्टर आर्मी का, आर्मी को जो संदेश देता, जैसे बाहुबली देता था ना, और मोस्ट टाइम पे द अरीज वॉज नॉट द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी सिंस द सुल्तान हिमसेल्फ, तो मोस्टली वो खुद ही जो सुल्तान होता था वही बन जाता था अरीज, कि मैं ही अपनी आर्मी को सारे क्या कहते हैं शासन वगैरह के जितने मतलब ऑर्डर वगैरह मैं दूंगा, ठीक है। सो देयर वर 2 अदर इंपॉर्टेंट नेमली, एक था दीवानी रिसालत और दीवानी इंशा, एंड ही वॉज प्रेसाइडेड बाय चीफ सादर। तो ये सब सिंपल इंग्लिश यार तुम्हें पढ़ लेना, काफ़ी लेट हो रहा है, देखो बैटरी कम है, नहीं तो मैंने तो बना देनी थी। During the Sultanate, the empire was divided into provinces called itqas. Each province was placed under a muktis. तो itqas होते थे, उनके ऑफिशियल्स को कहते थे मुक्तीज, टू फैसिलिटेट लॉर्ड। प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू शिक्स एंड पराग्यास, तो वही डिस्ट्रिक्ट वगैरह जैसे मैंने तुम्हें समझाया था स्टार्टिंग में। विलेज सबसे लोएस्ट होती थी, और विलेज में जो काम करते थे उसमें मुकद्दम था, पटवारी था, एक मुशरिफ था, एंड ईच विलेज वाज हेल्ड अ पंचायत भी होती थी। अब नॉबल्स, द नॉबल्स फॉर्म्ड एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप एज दे हेल्ड पोजीशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द practice of giving grants of revenue from a territory came to be known as the Itqa system. Those who were given Itqas were called the Itqadars. Out of these grants, the Itqadars had to maintain themselves, their families, and some soldiers and used by those. When these central authority become weak, many of the Itqas function. तो क्या हुआ कि जो नॉबल्स थे ना उनको इत्कास कहते थे, एंड उन्होंने क्या किया, जब पहले तो मतलब वही सारा जैसे मैंने कहा कि वही रूल करते थे छोटे छोटे एरिया को, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई, जब वीक हो जाती थी बीच बीच में, तो वो अपने खुद ही अपने रूल्स वगैरह बना लेते थे कि ये तो मुझे क्या ही बोलेगा, इसका तो अपना नहीं राशन चल रहा, मेरा क्या करेगा, राइट। तो ऐसे सब होता था। तो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बेचारे वो भी पास हो जाएंगे, एंड सब्सक्राइब भी कर लो, एंड मेरी मेहनत के लिए देखो पसीना बहुत आ गया, लाइक कर दो, एंड दैट इज इट टुडे गाइस। फिर मिलेंगे मे बी एक और #7 days 7 वीडियोज़ लेके। सो दूसरे चैनल को, मेरे मेन चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तब तक के लिए चलते हैं, नमस्ते, जय हिंद।